Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Learnify IQ. This is Meghna Kanochia and we are currently studying the topic endocrine system. In the last lecture, we have covered its first part and this is going to be the second part from this topic. So let's take a quick look of what we have studied in the previous lecture. In the last lecture, we have seen the endocrine system, the difference between endocrine system and exocrine system. उसके बाद हमने endocrine glands देखे थे. Various types of endocrine gland में हमने first देखा था thyroid gland के बारे में. थायराइड ग्लैंड्स के थ्रू हार्मोन सिक्रीशन देखा था जैसे कि थायरोक्सिन सिक्रीट होता है एंड कैल्सिटोनिन. ठीक. उसके बाद से हमने देखा था कि उससे डिसीजेस थायराइड ग्लैंड से होने वाले डिसीजेस देखे तो उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म पड़ा, हाइपरथायरॉयडिज्म का. फिर हमने वेरियस डिसीजेस देखी जैसे सिंपल गोइटर क्रेटिनिज्म डिसीज, हशीमोटो डिसीज, मिक्सोडेमा डिसीज और उसके बाद से हाइपोथायरॉयडिज्म के रिलेटेड डिसीजेस. सेकेंड जो हमने ग्लैंड पढ़ा था दैट वाज पैराथायराइड ग्लैंड. पैराथायराइड ग्लैंड में हमने पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ा, उससे रिलीज होने वाला हार्मोन पढ़ा और उससे रिलेटेड डिसीजेस की जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से डिसीजेस है. ठीक है. फिर आता है आपका जो आज हमें पढ़ना है दैट इज एड्रेनल ग्लैंड. तो हम टू ग्लैंड्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट इज थायराइड एंड सेकंड वाज पैराथायराइड ग्लैंड. आज हम कौन सा ग्लैंड पढ़ने वाले हैं? एड्रेनल ग्लैंड. एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? जो आपके दोनों किडनीज हैं, किडनीज के नंबर क्या होते हैं? 2. तो उसके ऊपर ये जो ट्राइंगुलर शेप में ग्लैंड है दिस इज नोन एज एड्रेनल ग्लैंड. दिस नोन एज एड्रेनल ग्लैंड. और इसको किडनीज को क्या कहा जाता है? रीनल कहा जाता है. तो इसके ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट है इसके ऊपर इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? सुपर रीनल ग्लैंड्स. सो दीज एड्रेनल ग्लैंड्स आर नोन एज सुपर रीनल ग्लैंड. तो ऑल्सो नोन एज एड्रेनल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज सुपर रीनल ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी एंड ट्रिपल एफ ग्लैंड्स बोलते हैं. ठीक है. ट्रिपल एफ से हम क्या डिनोट करते हैं? फर्स्ट एफ इज फॉर फाइट. फाइट मीन्स लड़ना, तो पहला एफ इसके लिए. सेकेंड एफ फ्लाइट हार्मोन भी इसको कहा जाता है. ठीक है. फ्लाइट हार्मोन, फ्लाई मीन्स फ्लाइंग. और थर्ड एफ क्या डिनोट करता है? फ्राइट को डिनोट करता है. फ्राइट मीन्स डर, FRIGHT. फ्राइट मीन्स फियर. तो इसको हम ट्रिपल एफ भी कहते हैं. फर्स्ट एफ स्टैंड्स फॉर फाइट, सेकेंड एफ इज फॉर फ्लाइट एंड थर्ड एफ इज फॉर फ्राइट मीन्स फियर. अब हमने देखा कि ये स्मॉल ट्राइंगुलर शेप्ड ग्लैंड्स हैं which are located on the top of both kidneys and these glands produce hormones that helps to regulate your metabolism, immune system, blood pressure and response to stress. इसलिए इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं इसके थ्रू जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं. अब इसका ये जो ट्राइंगुलर पार्ट है एड्रेनल ग्लैंड का उसके इंपॉर्टेंट सब पार्ट्स देखते हैं. जैसे कि फर्स्ट इज मेड्यूला. मेड्यूला जो है वो कौन सा पार्ट होता है? आपका सेंट्रल पार्ट. जो कॉर्टेक्स है वो कौन सा पार्ट है? पैराफेरल पार्ट. मीन सेंट्रल पार्ट ये वाला पार्ट हो गया और इसके जो आसपास प्रेजेंट है उसको पैराफेरल पार्ट कहेंगे. ठीक है. एंड कैप्सूल. तो ये दो इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं एंड्रेनल कि इनसे क्या होगा? कुछ ना कुछ हार्मोन सिक्रीशन होगा. तो अभी देखते हैं कि कौन से हार्मोन सिक्रीट हो. तो जैसे कि ये मेड्यूला है विच इज द सेंट्रल पार्ट. जो मेड्यूला यहाँ पे प्रेजेंट, ये सेंट्रल पार्ट हो गया. अब ये सेंट्रल पार्ट जो है वो कौन से हार्मोन सिक्रीट कर? मेड्यूला इज द सेंट्रल पार्ट. और उसके बाद जो पेरिफेरल पार्ट होगा, पेरिफेरल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं. तो साइड में जो पेरिफेरीज में प्रेजेंट है दैट इज नोन एज पेरिफेरल पार्ट. अब ये जो सेंट्रल पार्ट है वो कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? फर्स्ट इज एपिनेफ्रिन और इट इज ऑल्सो नोन एज एड्रेनलिन. सेकेंड जो है वो है नॉन एपिनेफ्रिन और इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन एड्रेनलिन. तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि आपको याद नहीं रहेगा कि कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं क्योंकि मेड्यूला के बारे में पढ़ना है, कॉर्टेक्स भी पढ़ना है और इतने सारे जो हमने ग्लैंड्स पढ़े हैं उसके भी हार्मोन्स पढ़ने हैं. उसको आप MEN मेन ट्रिक से याद रख सकते हैं. M इज फॉर मेड्यूला. ठीक है. उसके बाद से E किस लिए आता है? E किसको डिनोट कर रहा है? एपिनेफ्रिन को डिनोट कर रहा है. एंड N इज फॉर नॉन एपिनेफ्रिन. ये तीन जो हार्मोन्स है उसके लिए क्या हो गया? आपका ट्रिक हो गया. ट्रिक टू रिमेंबर that medulla releases three hormones. मतलब 2 हार्मोन सिक्रीट करते हैं और M is for medulla. फिर आता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट. कॉर्टेक्स क्या है? आपका पेरिफेरल पार्ट है. तो ये जो पेरिफेरल पार्ट है वो भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करेगा. तो ये कौन से हार्मोन्स? ये सारे क्या हैं? आपके हार्मोन्स. तो फर्स्ट जो हार्मोन है दैट इज नोन एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड. ठीक है. सेकेंड हार्मोन जो सिक्रीट करता है दिस इज नोन एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. एंड थर्ड कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है? सेक्स कॉर्टिकॉइड. ये तो हमने पढ़ा कि जो सेंट्रल पार्ट है वो 2 हार्मोन सिक्रीट कर रहा है. फर्स्ट इज एपिनेफ्रिन और सेकंड इज नॉन एपिनेफ्रिन. Cortex, which is the peripheral part, it also secretes 3 types of hormones: mineralocorticoid, glucocorticoid and sex corticoid. ठीक है. ये जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. जो इस एड्रेनल ग्लैंड को क्या कहा हमने? इसको इमरजेंसी हार्मोन कहा या फिर हमने इसको ट्रिपल एफ ग्लैंड कहा. तो हमने इसको क्यों बोला? जो एड्रेनल हार्मोन्स है रैपिडली सिक्रीट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. जैसे आपको बहुत डर लग रहा है यार, आपको बहुत टेंशन हो रही है
तो उस टाइम पर उसके रिस्पॉन्स में जो हार्मोन सीक्रेट होंगे वो कौन से हार्मोन्स होंगे? एड्रिनल हार्मोन। ठीक है, या फिर आपको आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हो, बहुत डरे हुए हो, तो उस टाइम के पे उसके रिस्पॉन्स में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो एड्रिनल हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, these हार्मोन्स जब ये सिक्रीशन होगा तो ये आपकी अलर्टनेस को बढ़ा देंगे, रेजिंग ऑफ हेयर्स, हेयर्स रेज कर देंगे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एंड उसके बाद से स्वेटिंग होने लगेगी। इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा होता है ना कि आपको बहुत स्वेटिंग होने लग रही है। फिर तो उस टाइम पे ये आपके हार्ट बीट को भी इंक्रीज करते हैं एंड आपके रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देते हैं। अभी इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पर सीक्रेट हो रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इमरजेंसी हॉर्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज इमरजेंसी हॉर्मोन्स। या फिर इसलिए हम इसको बोलते हैं कि डर लग रहा है, फियर है, टेंशन है, इसलिए हम इसको ट्रिपल एफ ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने रीजंस देख लिए कि व्हाई दीज आर नोन एज इमरजेंसी हार्मोन एंड व्हाई इट इज नोन एज ट्रिपल एफ ग्लैंड। ठीक है, इस टाइम पर जो एड्रेनलिन है वो सीक्रेट हो रहा है मच मोर अमाउंट इन कंपैरिजन टू नॉन एड्रेनलिन। बट क्या होगा, जो एड्रेनलिन है भले ही ज्यादा अमाउंट पे सीक्रेट हो रहा है, बट दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट्स। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन की ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में क्या क्या चीजें होंगी। जैसे पहले तो आपका ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, स्वेटिंग इंक्रीज होती है, डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, और कन्वर्ट ग्लूकोजिन टू ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये सारे फंक्शन है। ठीक, ये स्ट्रेस हार्मोन्स के टाइम पर क्या क्या चीजें। फिर अभी हमने फर्स्ट चीज देखी, एपिनेफ्रीन के बारे में देखा, और ये एड्रेनालिन के बारे में देखा। जो एपिनेफ्रीन है दैट इज ऑल्सो नोन एज एड्रेनालिन, तो हमने एड्रेनालिन के बारे में देखा। अब एड्रेनालिन के जो फंक्शंस थे वो नॉन एड्रेनालिन के जैसे ही हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट्स छोड़ता है, इसलिए हम नॉन एड्रेनालिन को सेपरेटली नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स वाला हमारा पार्ट था, पेरिफेरल पार्ट, उससे हमने देखा कि उससे 3 हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। तो फर्स्ट जो हार्मोन था दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। अब इसका क्या फंक्शन होता है कि जब भी ये सीक्रेट होगा तो आपकी बॉडी में वाटर और आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करेगा। ठीक है, इट मेंटेन्स वाटर एंड आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी। मीन्स ये आयन सॉल्ट को और वाटर को आपकी बॉडी में मेंटेन कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज लाइफ सेविंग हार्मोन, क्योंकि दोनों चीजें बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उस चीज को मतलब प्रोसेस कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज लाइफ सेविंग हार्मोन। फिर सेकेंड हमारा जो हार्मोन है दैट इज नोन एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एज द नेम इम्प्लाइज कि ग्लूकोज है। ठीक है, जब भी ग्लूकोज है, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में एटीपी लेवल डिक्रीज होता है सपोज, ठीक है, एटीपी मीन्स एनर्जी, तो अगर आपकी बॉडी में एटीपी लेवल डिक्रीज हो रहा है तब आपको कौन सी चीजें दिखाई देने की लगेगी कि आप बहुत टेंशन में उस टाइम पर। ठीक है, टेंशन फील होने लगती है या फिर स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, इट ऑल्सो लीड्स टू डिप्रेशन, कि बहुत लॉन्ग टर्म तक है डिप्रेशन लीड करेगा। एंड इससे क्या होगा, आपको इरिटेशन होगी। मीन्स ये सारी चीजें आपको किससे हो रही हैं? जब आपकी बॉडी में एटीपी लेवल डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है ये आपकी बॉडी में उस एटीपी लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। ऐसे टाइम पर इट इंक्रीजेस द एटीपी लेवल और इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इट इंक्रीजेस एनर्जी इन योर बॉडी। ठीक है, इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी कि यहाँ पे सपोज ये क्या करता है, डायरेक्टली नहीं करेगा, इनडायरेक्टली आरबीसीज को इंक्रीज कर रहा है। अगर आरबीसीज इंक्रीज हो रहा है तो मीन्स आपकी बॉडी में जो आरबीसीज में हेमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट है वो भी इंक्रीज हुआ होगा, और हेमोग्लोबिन से क्या अटैच है, ऑक्सीजन, तो ये भी इंक्रीज होगा। तो आरबीसीज इंक्रीज होने से हेमोग्लोबिन भी इंक्रीज हुआ, और O2 ऑक्सीजन का अमाउंट भी अच्छा खासा प्रेजेंट था। अब ये जो ऑक्सीजन थी, हमने रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो C6H12O6 ग्लूकोज है उससे ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, और उसके बाद से जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो CO2 है, H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड एटीपी लेवल इंक्रीज करता है। तो ये जो एटीपी है ना, वही चीज इनडायरेक्टली यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो एटीपी लेवल अगर इंक्रीज होगी तो ये सारी चीजें, मतलब ये हमने रिलेशन पढ़ लिया कि किस तरीके से आरबीसीज को इंक्रीज कर रहा है, फिर आरबीसीज ऑक्सीजन को इंक्रीज कर रहे हैं, फिर उस पर ये सारा एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, और एटीपी प्रोड्यूस होने से ये सारी चीजें आपकी बॉडी से हट जाएंगी, मतलब टेंशन हटेगा, स्ट्रेस हटेगा, ये सारी चीजें। These hormones increases number of RBCs, oxygen and energy in the body, and thus it decreases fear, stress and tension को इस तरीके से वो डिक्रीज करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की हमने फंक्शनिंग देखी, तो उसका मेन फंक्शन क्या है जो इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। अब ये क्या है, दे आर प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट एंड आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड्स के थ्रू ये थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, और ये सेक्स हार्मोन्स एड्रेनल ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज सेक्स हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल। तो जो मेल सेक्स कॉर्टिकॉइड होता है, मतलब मेल सेक्स हार्मोन है, उसको क्या कहा जाता है, एंड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, और एंड्रोजन में भी आप देखेंगे कि जो
एंड्रोजन का मेजर एंड्रोजन है, जो मेजर एंड्रोजन हार्मोन है उसे क्या कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ठीक है, इट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। ये हो गया। और जो फीमेल सेक्स कॉर्टिकॉइड है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं। Female sex corticoid are known as androgen. The major androgen is known as testosterone, which are present in males, and female sex corticoid are known as estrogen. ठीक, अब देखते हैं कि पहले समझ लेते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है। ठीक है, टर्म आता है सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, ये कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो एडल्टहुड के टाइम पर मेल्स और फीमेल्स के बीच में डिफरेंसेस बताते हैं कि मेल्स और फीमेल्स डिफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई डिफरेंसेस होंगे, और वो उन कैरेक्टर्स को बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मीन्स फिजिकल फीचर्स रिलेटेड टू सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इमर्ज ड्यूरिंग प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पर आते हैं। ठीक है, तो जो एंड्रोजन हार्मोन है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स, एंड जो एस्ट्रोजन है ये स्टिमुलेट करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को फीमेल्स में। ठीक है, तो एडल्टहुड के टाइम पर जब मैच्योरिटी सेक्सुअल मैच्योरिटी होगी, और इसमें सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन की थोड़ी सी फंक्शनिंग थी। तो अभी हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे कि ये एंड्रोजन हार्मोन है और एस्ट्रोजन हार्मोन है। एंड्रोजन हार्मोन क्या कर रहा है, स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, एंड एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, फीमेल में कर रहा है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड जो डिसीजेस देखनी है कि हमारे पास कौन कौन से रिलेटेड डिसीजेस हैं एड्रेनल ग्लैंड से जो रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, हम समझ लेते हैं। तो अभी हम इससे रिलेटेड डिसीजेस पढ़ने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी चीजें हमें देखनी है, जैसे बॉयज, ठीक है, या फिर ले लेते हैं मेल्स। ठीक है, बॉयज या मेल्स में क्या होता है कि उनका जो हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और यू कैन से एंड्रोजन। अब इसका अमाउंट जो है वो कितना प्रेजेंट होता है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, 99.99%। ठीक है, रेस्ट जो होगा 0.1% क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 0.1% जो मेल्स है उनमें क्या प्रेजेंट होगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन विच इज अ फीमेल हार्मोन। तो एस्ट्रोजन क्या है, एक फीमेल हार्मोन है, और वो 0.1% प्रेजेंट होगा किसमें, मेल्स में। ये हो गया फीमेल हार्मोन है। इसके अलावा अगर हम गर्ल्स की बात करें या फीमेल्स की बात करें, तो गर्ल्स में भी क्या होगा कि गर्ल्स में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन उनका मेन हार्मोन है जो कि फीमेल हार्मोन है, उसका क्वांटिटी कितना है, 99.99% क्या है, एस्ट्रोजन है, जो विच इज अ फीमेल हार्मोन। बट टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है वो भी फीमेल्स में प्रेजेंट है, और उसका जो अमाउंट है वो है 0.1%। कितना परसेंट है, 0.1% फीमेल्स पर मेल हार्मोन प्रेजेंट है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या है, मेल हार्मोन है। ठीक, अब जो डिसीजेस हमें पढ़नी है ना, जैसे अगर बॉयज हैं तो बॉयज में टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट 99.99% तो फिक्स है, लेकिन अगर उनमें एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ने लगे 0.1 से इंक्रीजेस ऑन मेल्स, मेल्स में क्या हो रहा है, मेल्स फीमेल हार्मोन इंक्रीज होने लग रहा है 0.1% से, जो डिसीज होगी दैट डिसीज इज नोन एज गायनिकोमेस्टिया। और जब मेल्स में ये फीमेल हार्मोन बढ़ेगा तो उस टाइम पर मेल्स जो है कुछ फीमेल के कैरेक्टर्स, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे वो शो करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल एनलार्जमेंट ऑफ ब्रीस्ट शोल्डर। ठीक है, और जो शोल्डर्स होंगे वो नैरो शोल्डर्स हो जाएंगे, जिस तरीके से गर्ल्स में होता है, तो वो सारी चीजें मेल्स में दिखने लगेंगी, एंड दिस डिसीज इज नोन एज गायनिकोमेस्टिया। सेकेंडली अगर हम गर्ल्स में भी ऐसा देखें कि जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में भी क्या होगा कि यहाँ पर अभी एस्ट्रोजन का अमाउंट इतना है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट जो है, जो कि मेल हार्मोन है, वो फीमेल्स में 0.1% से इंक्रीज होने लगे। तो फीमेल्स में क्या होने लगेंगे, मेल के कैरेक्टर्स दिखाई देने लगेंगे, और तब जो डिसीज कॉज होती है दैट इज नोन एज एड्रिनल विरिलिज्म। ठीक, अब यहाँ से इसको हम समझते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा, गायनिकोमेस्टिया, डिसीजेस रिलेटेड टू एड्रिनल ग्लैंड देख रहे हैं, एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू द रिड्यूस्ड मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये कहाँ पर हो रहा है, मेल्स पे आकर हो रहा है। ठीक है, तो मेल में जो 99.99% आपका कौन सा हार्मोन था, टेस्टोस्टेरोन था, वो कम हो रहा है, और एक्सेस सीक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स मींस जो 0.1 से एस्ट्रोजन प्रेजेंट था वो अब बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, और तब जो डिसीज कॉज होती है मेल्स में वो होती है गायनिकोमेस्टिया। सिम्टम्स क्या होंगे कि मेल ब्रीस्ट टिश्यू जो होगा वो इंक्रीज, उसका एनलार्जमेंट होने लगेगा, शोल्डर्स नैरो हो जाएंगे, वॉइस शिल हो जाएगी, एंड स्पार्स बॉडी हेयर, ये सारे सिम्टम्स हैं। सेकेंडली हमने देखा कि फीमेल्स पर
फीमेल्स में 99.99% तो क्या प्रेजेंट था, आपका एस्ट्रोजन प्रेजेंट था, बट मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होने लगेगा विच इज 0.1%। ये इंक्रीज होने लगेगा फीमेल्स पर। इट इज कॉज्ड बाय द एक्सेस सीक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स इन फीमेल्स। ठीक है, ऑल्सो नोन एज एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि एड्रेनो ग्लैंड से रिलेटेड डिसीज है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम। अब इसमें सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे, एक्सेस फेशियल हेयर एंड बॉडी हेयर्स। ठीक है, बॉडी हेयर्स मींस डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड एंड मुस्टेचेस होने लगेंगे गर्ल्स पे, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ब्रॉड शोल्डर्स दिखाई देने लगेंगे। जो मेमोरी ग्लैंड्स है उनका लेस डेवलपमेंट हो रहा है, तो लेस डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। एंड क्या होने लगेगा, मस्कुलैरिटी इंक्रीज होने लगती है फीमेल्स पर, तो मस्कुलैरिटी इंक्रीजेस इन फीमेल्स। ये चीज हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है एडिमा। एडिमा में क्या होता है, एडिमा का टर्म ही है, उसका मीनिंग ये होता है स्वेलिंग। ठीक है, तो स्वेलिंग कब होने लगेगी कि सपोज जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन था उसका काम था आयंस। ठीक है, ये आयंस है, आयंस और आयनिक बैलेंस मेंटेन करके रखना है, आयनिक बैलेंस एंड वाटर मेंटेन करके रखने का काम होता है इनकी बॉडी में। ठीक है, लेकिन अगर इनका सिक्रीशन ज्यादा होने लगे, इस हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इसमें जो आपके नॉर्मल फूड है उससे फूड विथ एडेमा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्वेलिंग आने लगती है पैरों में। इन दिस द अमाउंट ऑफ NaCl के सोडियम क्लोराइड एंड H2O increases in person's body due to which swelling occurs in body parts। जिससे क्या होने लगेगा, बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग अकर होने लगती है। एंड edema can affect any part of the body, but it's more likely to show up in the legs and feet। ठीक है, एंड मेडिसिन एंड प्रेगनेंसी में भी द रीजन इट कैन कॉज एडिमा। ठीक है, मेडिसिन के हायर इंटेक से भी हो जाता है, जब बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे हैं तो उनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, और अल्फा प्रेगनेंसी के टाइम पर भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एडिसन्स डिसीज। अब एडिसन्स डिसीज में क्या होता है कि जब आपका एड्रिनल ग्लैंड इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बनाएगा एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। यहाँ पे सिर्फ हमने देखा कि जो एडिमा है उसमें सिक्रीशन हो रहा है, एक्सेस सिक्रीशन हो रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड का, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफिशियंसी हो रही है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन प्लस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन दोनों ही नहीं अच्छे से फॉर्म हो रहे हैं। एंड ये सारी चीजें कब होंगी, व्हेन द बॉडी इज अंडर स्ट्रेस, जब वो किसी इन्फेक्शन से फाइट कर रही हो, तो डिफिशियंसी कैन रिजल्ट इन अ लाइफ थ्रेटनिंग एडिसन्स क्राइसिस हो सकते हैं। अब इस चीजों में क्या होगा, जब ये प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आपकी बॉडी में मिनरल्स का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, आयरन भी अच्छे नहीं हो रहा है, वाटर बैलेंस भी नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, वोमिटिंग की सिचुएशन आती है, डायरिया हो जाता है, लो ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर भी लो होगा। तो ये सारी चीजें एडिसन्स डिसीज में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हमारे पास था गायनेकोमेस्टिया, सेकंड हमने देखा एड्रिनल विरिलिज्म, थर्ड हमने देखा एडिमा, फिर हमने देखा फोर्थ एडिसन्स डिसीज, और जो नेक्स्ट है वो हमारा कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, ये सारी एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड डिसीजेस हैं, कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का एक्सेस दिखाई दे रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का एक्सेस दिखाई दे रहा है। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज इज द यूज ऑफ स्टेरॉइड ड्रग्स। जब सबसे पहले मतलब कुशिंग सिंड्रोम किससे होता है, मोस्ट कॉमनली वो स्टेरॉइड ड्रग्स के यूज से होता है। ठीक है, एंड दिस मे बी ड्यू टू द ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। हमने देखा था कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज नोन एज मेडुला, और जो पेरिफेरल पार्ट है कॉर्टेक्स है। तो जब इस एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या अकर होने लगता है, ट्यूमर अकर होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम हो गया है। अब ट्यूमर्स जो होते हैं, ट्यूमर्स क्या है, इज द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू। तभी हम ट्यूमर्स देखते हैं, तो ट्यूमर्स होते क्या एक्चुअली में, जहां पर भी जो टिश्यूज हैं उसका कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। अब ये जो ट्यूमर्स होते हैं ना, वो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि लाइफ थ्रेटनिंग हो, तो इसके दो सब टाइप्स होते हैं, कैंसरस ट्यूमर्स भी होता है, और सेकेंडली आपका होता है नॉन कैंसरस। ठीक है, एक हो गया आपका कैंसरस ट्यूमर एंड द सेकंड वन इज नॉन कैंसरस। तो ये वाला जो होगा वो लाइफ थ्रेटनिंग ट्यूमर होता है। ठीक है, क्योंकि कैंसर क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग ही होता है ना, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग ट्यूमर हो गया। और जो आपका नॉन कैंसरस है, ये लाइफ को थ्रेटन नहीं करेगा, मतलब ये डू नॉट इन्वेड नियर बाय टिश्यूज एंड इट डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बाकी टिश्यूज या बाकी बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट नहीं करता है। तो हमने देख लिया कि ट्यूमर क्या चीज है, और जब कॉर्टेक्स में ट्यूमर होगा तब क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, एंड हाई ब्लड शुगर इसके सिम्टम्स है, राइज एंड ब्लड प्रेशर हाई होगा, ओबेसिटी होने लगेगी, तो कुछ इस तरीके से पिक्चर्स पे दिख रहा है। ये सारे जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर लिया, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा, उस रिलेटेड जो भी हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा था वो देख लिया, उसके बाद जो रिलेटेड डिसीजेस थी वो देख लिया। तो यहाँ पर हमारा एड्रिनल ग्लैंड एंड हो जाता है, और अब हमें नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ना है, दैट इज पेनक्रियास। ठीक है, तो पेनक्रियास क्या है, पेनक्रियास इज अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, पेनक्रियास क्या है, एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पर सपोज कि जो पेनक्रियास है हम इसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, तो ये हो गया कि यहाँ पे ये बना लेते हैं हम थोड़ा सा पेनक्रियास, इस तरीके से कुछ यहाँ पे इसका आउटलेट है। फिर
यहाँ पे इस तरीके से कुछ होता है पेनक्रियाज, ठीक है। ये वाला पार्ट है, इसमें दोनों होंगे। जब भी हम मिक्सोक्राइन वर्ड यूज कर रहे हैं, मिक्सोक्राइन मीन्स यहाँ पर एंडोक्राइन वाला पार्ट भी होगा और एक्सोक्राइन वाला भी पार्ट होता है। तो ये जो मैक्सिमम पार्ट है दैट इज द एक्सोक्राइन पार्ट। ये वाला क्या होगा, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मीन्स एग्जिट, एग्जिट प्रेजेंट होगा मीन्स डक्ट प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डक्ट प्रेजेंट है। और डक्ट प्रेजेंट है मीन्स जो भी डाइजेस्टिव जूसेस या फिर कुछ भी हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होगा तो वो इस डक्ट के थ्रू ही अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर जाएगा। और पेनक्रियाज पे जो 97% अप्रोक्सीमेटली जो 97% पार्ट है वो कौन सा होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है। बाकी का रेस्ट अगर हम देखेंगे, जो रेस्ट 3% बचा वो क्या होता है, एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट में क्या होता है कि इसमें डक्ट नहीं प्रेजेंट होगा, पार्ट है, ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, डक्ट लेस हो जाएगा, ठीक है। इसमें डक्ट नहीं प्रेजेंट है, और अगर इस पार्ट को हार्मोन्स का सिक्रीशन करना होता है तो डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डक्ट नहीं प्रेजेंट होती है, तो उस डक्ट के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स पर ये ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो मेक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एंडोक्राइन पार्ट भी और एक्सोक्राइन पार्ट भी है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो कितना होता है, रेस्ट 3% आपका एंडोक्राइन पार्ट होता है। अब एंडोक्राइन पार्ट जो है ना वो ग्रुप ऑफ सेल्स से बना होता है। एंडोक्राइन पार्ट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, और इस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, या फिर आइलेट्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द पेनक्रियाज, ऐसे आइलेट्स हैं। तो यहाँ पर हमने देखा मिक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो पेनक्रियाज क्या है, यहाँ पर मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन पार्ट भी है 97% लगभग, और यहाँ पर जो एंडोक्राइन पार्ट है तो अप्रोक्सीमेटली 3%। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द ग्लैंड सीक्रेट्स एंजाइम्स, व्हाइल द एंडोक्राइन पार्ट्स क्या सीक्रेट करता है, हार्मोन्स। तो जो 97% पार्ट है वो क्या सीक्रेट करेगा, एंजाइम सीक्रेट करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह, और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। तो जो आपका एंडोक्राइन पार्ट है, islets of Langerhans are the region of pancreas that contains hormone producing cells. Hormone producing cells means ये कौन सा पार्ट हो गया, एंडोक्राइन पार्ट हो गया। अब ये 4 टाइप्स ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। जो फर्स्ट वाला सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा सेल, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बट इस सेल को क्या बोलेंगे, अल्फा सेल्स बोलते हैं। और ये क्या सीक्रेट करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, ठीक है। सेकेंड जो आइलेट्स ऑफ लेंगर में सेकेंड सेल है दैट इज बीटा सेल, और ये जो बीटा सेल है वो क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। फिर इसके बाद आता है थर्ड, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा सेल, ठीक है, डेल्टा सेल है, और ये डेल्टा सेल क्या सीक्रेट करता है, सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। तो ये सारे क्या है, हार्मोन्स हैं आपके। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट गामा सेल, ठीक है। गामा सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करते हैं। जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है वो किसके थ्रू सीक्रेट हो रहे हैं, गामा सेल्स के थ्रू। और ये सारे किसके थ्रू सीक्रेट हो रहे हैं, जो एंडोक्राइन पार्ट है उसके थ्रू। इट इज आल्सो नोन एज एफ सेल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, और एफ सेल भी बोलते हैं। तो पेनक्रियास में जो एंडोक्राइन पार्ट है वो 4 टाइप के सेल्स रिलीज कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है, और इन चारों को हमने देख लिया। तो इससे एक चीज आती है कि यहाँ पर चीज समझते हैं, जैसे ब्लड है आपका, अब ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो इंसुलिन हार्मोन है उसका काम क्या होगा कि ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज का अमाउंट भी ना आए, तो उस ग्लूकोज के अमाउंट को किसमें, ब्लड ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर रहा है, और जहां पर भी डिफिशियंसी क्रिएट होती है वहां पर हम हाइपो वर्ड यूज करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, हाइपो। और ग्लिसमिक मीन्स ग्लूकोज को कम कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज हाइपोग्लिसमिक हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन इज आल्सो नोन एज हाइपोग्लिसमिक हार्मोन, है। और जब कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, तब उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है हम इसको क्या बोल सकते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, की कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, तो ये हो गया ग्लाइकोजेनेसिस। सेकेंडली जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, मसल्स और लिवर में जाकर स्टोर हो जाएगा। लेकिन अब ज्यादा ग्लाइकोजन वहां पर भी ना प्रेजेंट हो, तो जो दूसरा हार्मोन है, ताकि एक बैलेंस बना रहे, जो ग्लूकागॉन हार्मोन है वो क्या करता है, वापस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और क्योंकि ये ग्लूकोज मतलब ब्लड में क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज को वापस से बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज नोन एज, तब हम हाइपर वर्ड यूज करते हैं, और तब उसको क्या बोलेंगे, हाइपरग्लिसमिक हार्मोन, ठीक है। तो ग्लूकागॉन हार्मोन इज आल्सो नोन एज हाइपरग्लिसमिक हार्मोन। और यहाँ पर ये प्रोसेस आता है कि जो ग्लूकागॉन हार्मोन है कन्वर्ट्स द ग्लाइकोजेन, ठीक है, इनटू ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलिसिस, ठीक है। तो ये प्रोसेस दोनों डिफरेंट थे, ठीक है, दोनों प्रोसेस क्या थे, डिफरेंट थे, और से डिफरेंट। अब जैसे इंसुलिन इंपॉर्टेंट है, तो पहले हमने देखा जो इंसुलिन है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है, और वो किससे बना है, 51 अमीनो एसिड से बना हुआ है,
इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन क्या है कि ये बैलेंस करके रखता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स। अभी हमने देखा कि वो क्या कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को बैलेंस कर रहा है। तो किस तरीके से बैलेंस कर रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस करवा रहा है, इसको क्या कर रहा है, प्रमोट करता है। ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करता है ताकि ब्लड में जितना भी शुगर प्रेजेंट है वो ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन वो ऑन द अदर साइड इनहिबिट कर रहा है ग्लाइकोजेनेलिसिस को, मींस जो वापस ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हुआ है, ग्लाइकोजेन जो है वापस ग्लूकोज में ना कन्वर्ट हो, इसलिए वो इनहिबिट कर रहा है ग्लाइकोजेनोलिसिस वाले प्रोसेस को। और एक होता है नियोग्लाइकोजेनेसिस। तो इंसुलिन क्या कर रहा है कि इसको आपको प्रोटेक्ट करने के लिए जो आप फूड का इंटेक कर रहे हैं उसमें से ज्यादा ग्लूकोज ना प्रोड्यूस हो, तो इंसुलिन डिक्रीजेस सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फूड। फूड से क्या करता है, ग्लूकोज का जो अमाउंट है उसको डिक्रीज करता है। ठीक है, जैसे कि आपका ग्लूकोज जो है वो कहाँ कहाँ पर, जैसे प्रोसेस्ड मीट्स खा लिया है तो उस प्रोसेस्ड मीट्स पे ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, कुछ आपने डेयरी प्रोडक्ट्स खाए हैं तो जो फैट फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा है। फ्रेंच फ्राइज खा लिए, जैसे आपने शुगर का लिया इंटेक, तो इसमें से जो सिंथेसिस हो रहा है ग्लूकोज का इन फूड्स में से, उसको भी इंसुलिन क्या करता है, काम करता है। तो इफ देर इज अ डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, अगर इसी की डिफिशियंसी हो जाए तब जो डिसीज होती है दैट इज नोन एज डायबिटीज मेलिटस एंड इट इज कॉमनली नोन एज डायबिटीज। अगर इस हार्मोन की, इतनी इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, और इसका ये डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगा तो जब वो डिसीज कॉज होगी दैट इज नोन एज डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज जो होता है वो आपका टू टाइप्स का डायबिटीज होता है। आपने नॉर्मली अपनी लाइफ में सुना होगा कि आप आसपास बहुत कॉमनली देखते हैं, ठीक है, कि डायबिटीज है। तो फर्स्ट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, फर्स्ट होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो आपका पेनक्रियास है, मेक्सोक्राइन ग्लैंड, डू नॉट मेक इंसुलिन बिकॉज द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक द आइलेट सेल्स इन द पेनक्रियास दैट मेक इंसुलिन। ठीक है, जो बॉडी के आइलेट सेल्स थे जैसे बीटा सेल्स, ठीक है, उस बीटा सेल में ही आपका इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है, इसलिए वो जो बीटा सेल इंसुलिन बना रहा था वो इंसुलिन क्या होगा, नहीं बन पाएगा। और इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बन पा रहा है, तो जो तब डायबिटीज होती है वो आपकी होती है टाइप 1 डायबिटीज। अभी जो टाइप 1 डायबिटीज है ना, ये अर्ली एज ग्रुप में ही दिखेगी आपको टाइप 1 डायबिटीज, क्योंकि शुरू से इंसुलिन हार्मोन बन ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अर्ली एज ग्रुप में होती है या फिर ये बर्थ से भी रहती है कि आपको जन्म से ही लोगों को डायबिटीज है। ठीक, टाइप 1 डायबिटीज को इसलिए हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हेरिडिटरी डायबिटीज, क्योंकि आपको कहाँ से है, बर्थ से ही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी डायबिटीज भी बोलते हैं। और इट इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक डायबिटीज, क्योंकि आपके जीन्स में प्रेजेंट होगा, आपके पेरेंट्स को या आपके एंसेस्टर्स में है, तो वो जेनेटिक डायबिटीज क्या होगा, हेरिडिटरी आगे वाली जनरेशन में भी फॉरवर्ड हो जाएगा। सेकेंड होता है टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, मीन्स ये इंसुलिन पे उतना डिपेंडेंट नहीं है। मीन्स यहाँ पे पेनक्रियाज क्या कर रहा है, इंसुलिन बना रहा है, लेकिन वो लेस इंसुलिन बना रहा है जितना उसको बनाना चाहिए। तब जो डायबिटीज होता है वो होता है नॉन इंसुलिन, NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, एंड योर बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। रेजिस्टेंट हो जाती है इंसुलिन बनाने के लिए, इसलिए आता है। अब ये कब देखा जाता है, ये बेसिकली आपको शुरू से तो नहीं रहेगा, तो ये कहाँ से रहता है, ये एडवांस एज में होता है। ठीक है, एडवांस एज में हो रहा है, और ये लगभग 30 to 40, आजकल तो उसके पहले भी हो जा रहा है, तो 30 to 40 के अराउंड ये वाला होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेडिसिन ले लिया आपने, मेडिसिन है, डाइट मैनेजमेंट कर लिया, फिर योगा एंड एक्सरसाइज कर लिया, तो इन सारी प्रिकॉशंस के थ्रू और इन सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के थ्रू आप टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज है वो तो हेरिडिटरी डायबिटीज है। ठीक है, अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना, सिम्टम्स में क्या क्या चीजें होती है, जब भी किसी को डायबिटीज होगा तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहली तो चीज होती है कि वीकनेस हो जाएगी उस इंसान को, तो वीकनेस फील होगी। सेकेंडली आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि ऐसे लोगों में वाउंड नहीं हील कर जाता, पुअर वाउंड हीलिंग। ठीक है, पुअर वाउंड हीलिंग, ये हो गया सेकेंडली। और सेकेंड होता है कि एक्सेसिव थर्स्ट होने लगे उसको, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं कि एक्सेसिव थर्स्ट जो है वो किसका साइन है, कि डायबिटिक पेशेंट है वो। एक्सेसिव थर्स्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, जब एक्सेसिव थर्स्ट होता है ना तो उसको साइंटिफिक में बोला जाता है कि इसको क्या कहते हैं, पॉलीडिप्सिया कहते हैं। ठीक है, और अगर हंगर है तो एक्सेसिव हंगर को क्या कहा जाता है, पॉलीफेगिया कहा जाता है। ठीक है, ये टर्म्स थे एक्स्ट्रा। जो एक्सेसिव थर्स्ट है उसको क्या कहा जाता है, पॉलीडिप्सिया, और एक्सेसिव हंगर को कहा जाता है पॉलीफेगिया। तो ये हो गया। अब हम टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के डिफरेंसेस देख लेते हैं कि बॉडी इज नो लॉन्गर एबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। देखा, यूजुअली डेवलप्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड और एट एन अर्ली एज। आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री होगी तभी उन पेशेंट्स को हो रही है, उन लोगों को हो रही है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कि उनको पहले वाले जनरेशन में भी किसी को डायबिटीज है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि वेरिएशन हो जाएगा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज्यादा यूरिनेशन होगा, और उसके बाद से इंक्रीज द थर्स्ट, मूड चेंजेस होंगे, टायर्डनेस, अनएक्सपेक्टेड ब्लड लॉस होगा। ठीक है, इसके प्रिवेंशन मेथड्स ऐसे कोई नॉन प्रिवेंशन मेथड्स नहीं है, इसलिए आप खत्म ही करता हूँ उसको। इसमें क्या होता है, इंसुलिन इंजेक्शन या इंसुलिन पंप्स का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है, टाइप 1 डायबिटीज है,
अगर कोई भी इंसुलिन इंजेक्शन या इंसुलिन पंप्स का यूज कर रहा है, 3-4 इंजेक्शन भी कभी कभी लेने पड़ते हैं एक दिन में, तो इसमें क्या हो रहा है, वो उन लोगों को क्या है, टाइप 1 डायबिटीज है। फिर सेकेंडली आता है टाइप 2 डायबिटीज, तो बॉडी स्टिल प्रोड्यूसेस इंसुलिन बट उतना नहीं है, कंपैरेटिवली कम इंसुलिन बना पा रही है और उसको एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रही है। कैन डेवलप एट एनी एज बट कॉमनली एन एडल्ट ओवर 45-32, इस एज में आता है 30 to 40 के एज में, ओवरवेट है, इनएक्टिव है, फैमिली हिस्ट्री होगा, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, थर्स्ट इंक्रीज होती है, डार्क पैचेस दिखाई देंगे आर्मपिट्स पर, ब्लरी विजन एंड वेट लॉस। ठीक है, अगर इसका रिजल्ट क्या है कि हेल्दी लाइफस्टाइल होगा ना, तो हेल्दी लाइफस्टाइल से मैनेज किया जा सकता है, हेल्दी लिविंग हो सकती है, एंड पॉसिबल इंसुलिन सपोर्ट, अगर पॉसिबल इंसुलिन सपोर्ट दिया जा रहा है तो भी इस डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है। एक चीज है, एक कंडीशन है हाइपोग्लिस्मिया। हाइपोग्लिस्मिया में हमने देखा था कि हाइपोग्लिस्मिया में जो इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन क्या कर रहा है कि ब्लड में किस चीज को कम कर दे रहा है, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर दे रहा है। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा कम करने लगे तो वहां पर आपका ब्लड ग्लूकोज लो हो जाएगा या ब्लड शुगर लो हो जा रही है। तो डबल्स when the level of glucose in the blood drops, and for many people with diabetes this means a blood glucose reading lower than 70 mm per deciliter। ठीक है, mg होगा, ठीक है, mg पर डेसीलीटर होगा, मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर काउंट करते हैं। ठीक है, कि इस आपके ब्लड में जो शुगर या ग्लूकोज का अमाउंट है पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड में वो कितना प्रेजेंट है। तो अगर 70 mg पर डेसीलीटर के नीचे आ जाता है तो ये कंडीशन हो गई, क्या हाइपोग्लिस्मिया होगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, एक्सेस हंगर, हमने देखा पॉलीफेगिया, स्वेटिंग होगा, इरिटेबिलिटी, डबल विजन, जिन लोगों को बहुत डायबिटीज की कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा एक्सेस में होता है, उनको विजन का भी प्रॉब्लम होने लगता है, कम दिखने लगेगा, अनकॉन्शियसनेस होगी, और अर्जेंट इनटेक ऑफ ग्लूकोज और शुगर लेना पड़ता है जब भी आपका बीपी कम हो जाता है बहुत ज्यादा। फिर वर्ल्ड डायबिटीज डे है 14 नवंबर, और ब्लड ग्लूकोज लेवल इस तरीके से होंगे, जैसे हाइपोग्लिस्मिया था ना तो वहां पे लो ब्लड शुगर था, तो ये वाला नॉर्मल लेवल था, और अगर हाइपोग्लिस्मिया है जहां पर ये शुगर लेवल जो होगा इंक्रीज हो जा रहा है, हाई ब्लड शुगर, ठीक है, येलो पार्ट्स जो है वो शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लड में शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी रीडिंग्स देख लेते हैं कि अगर डायबिटीज कैसे मेजर किया जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होता है दैट इज नोन एज ग्लूकोमीटर। ठीक है, अब उस ग्लूकोमीटर पे जो रीडिंग्स आती हैं, जैसे अगर 100, ठीक है, 100 mg पर डेसीलीटर है, ठीक है, पर डेसीलीटर है, तो ये वाला जो लेवल है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, दिस लेवल इज कंसिडर्ड नॉर्मल। फिर उसके बाद अगर 100 से 125 mg पर डेसीलीटर की रीडिंग आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, प्री डायबिटीज की कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, प्री डायबिटीज की कंडीशन है। और अगर 126, ठीक है, 126 या उससे हायर लेवल हो रहा है, 126 mg पर डेसीलीटर से हायर लेवल हो रहा है, तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी उसको हम बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है, तो ये सारी 3 कंडीशन है। और डेसीलीटर तो क्या मेजर कर रहा है, वो देख लिया कि शुगर का अमाउंट कितना है। अब डायबिटीज जब होता है, जब ये वाली कंडीशन होती है ना, डायबिटीज की कंडीशन है जिनका हमेशा 126 से ऊपर ही रहता है ये लेवल, तो उनको क्या हो सकता है, एम्प्यूटेशन। अब हमने देखा था कि जब भी लोगों को डायबिटीज हो रहा है तो उस केस में क्या होता है कि वुंड हीलिंग पुअर हो जाती है, पुअर वुंड हीलिंग होती है, अगर कहीं पर भी चोट लगी किसी भी पार्ट पर, अगर वो हील नहीं कर पा रहा है बहुत दिन तक वैसा ही है, तो वो जो पार्ट है वो खराब होने लगता है, बॉडी का पार्ट, और उसमें क्या होता है एम्पुटेशन के प्रोसेस में कि उस पार्ट को रिमूव किया जाता है, लेग्स, फिंगर्स, ये सब रिमूव करनी पड़ती है, अगर आपने कभी देखा हो ये सारी चीजें तो। फिर हार्ट अटैक्स भी इससे कॉज होते हैं, तो हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं डायबिटीज की वजह से, स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रोक्स हो रहे हैं, और उसके बाद से किडनी फेलियर हो जाता है जब बहुत ज्यादा, and we often find the people the prime of their life affected by one or more of these devastating complications, ठीक है, which not only affects individual but also affecting his or her family को भी affect कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी पर असर डाल रही है। ठीक है, ऐसे कितने सारे रिजल्ट है कि अगर इतने सारे लोगों को डायबिटीज है, जैसे रिसेंटली ना एक ICMR का इंडिया डायबिटीज स्टडी आया था, ठीक है, ICMR इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका एक ICMR इंडिया डायबिटीज नाम का एक स्टडी आया, जिसमें इसने दिखाया, इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो है इंडिया में 101 मिलियन पीपल है, 101 मिलियन पीपल है जिनको डायबिटीज है। ठीक है, इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 101 मिलियन पीपल, आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोगों को डायबिटीज का कंडीशन है, और जो 136 मिलियन पीपल हैं इसके अकॉर्डिंग इंडिया में वो क्या है, उनको प्री डायबिटीज का कंडीशन है। ठीक है, प्री डायबिटीज हम देख चुके हैं कि प्री डायबिटीज का कंडीशन क्या होता है, जब 100 से 125 mg पर डेसीलीटर के बीच में रीडिंग रहेगा, तो ऐसे लोगों को प्री डायबिटीज है। ठीक है, अगर किसी को प्री डायबिटीज का कंडीशन है, ठीक है, कि अगर प्री डायबिटीज है और प्री डायबिटीज से डायबिटीज ना हो उन लोगों में, तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट किया जा सकता है।
और ये प्रिवेंशन किया जा सकता है किसके थ्रू, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो अगर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्रॉपर हो पा रहा है तो लाइफस्टाइल के थ्रू हम ऐसे लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब हम 136 मिलियन लोगों को डायबिटीज की कंडीशन इसके थ्रू, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों को ना इसमें टाइप 2 डायबिटीज ही होता है। मतलब बर्थ से उन्हें हेरिडिटरी डायबिटीज नहीं है। क्या है इसमें ज्यादा, जो प्री डायबिटीज कंडीशन है टाइप 2 वाला डायबिटीज, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। लेकिन अब क्या करेंगे, अब ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, अब डायबिटीज के केस में उनको हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एंड दैट बट इंश्योर इट्स ट्रीटमेंट, बट वी कैन इंश्योर इट्स ट्रीटमेंट सो दैट दीज पीपल सफरिंग विद डायबिटीज कैन लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ विदाउट एनी डायबिटीज लिंक्ड कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या हो कि डायबिटीज लिंक कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सो इवन अगर हम इंडिया को डायबिटीज फ्री ना बना पाए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि इंडिया को डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस फ्री इंडिया तो बना सकते हैं ना, कि डायबिटीज से इतने रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अगर हम ऐसे लोगों को सेव कर लें 136 मिलियन, अगर अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर लें ऐसे लोग, तो उनको डायबिटीज होने से बच सकता है। और अगर डायबिटीज इंडिया में ऑलरेडी प्रेवलेंट है तो हम उसको एंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को होने से रोक पा रहे हैं कि इन लोगों को भी डायबिटीज ना हो, और उससे रिलेटेड और भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। सारे कॉम्प्लिकेशंस हमने देखा कि किडनी फेलियर हो जा रहा था, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, स्ट्रोक्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम प्रिवेंट की जा सकती है। ठीक है, हमारे एफर्ट्स के थ्रू। एंड दैट्स इट गाइस, hope you enjoyed the lecture and we will be continuing its next part इन द अपकमिंग लेक्चर। आज हमने जो चीजें डिस्कस की है ना, वो हमने देखा कि हमने कौन कौन से ग्लैंड्स पढ़ लिए हैं। हमने फर्स्ट जो आज पढ़ा वो एड्रिनल ग्लैंड, उससे सारी रिलेटेड डिसीजेस और उसके हार्मोन सिक्रीशंस देख लिए। और अभी हमने नेक्स्ट पढ़ा पेनक्रियाज, जो कि एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, और उससे होने वाली जो डिसीज थी वो मेन डिसीज थी आपकी डायबिटीज। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।